हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राशियों की तुलना। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? बट्टा हमने सीखा था, बट्टा डिस्कस करा था हमने, यानी कि डिस्काउंट में मैंने आपको समझाया था कि वो हमारा निकलता है मार्क प्राइस पर, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे लाभ और हानि के बारे में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या है। नॉर्मली तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट हमारा क्या होता है और लॉस हमारा क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हमारा क्या है, लॉस क्या है। तो प्रॉफिट तो वही है हमारा, जैसे कोई चीज़ हमारी 100 रुपीज़ की थी और वो हमने सेल कर दी 120 रुपीज़ में, ये सेल कर दी, ये कॉस्ट प्राइस था हमारा। तो अब देखो ये क्या है, 20 रुपीज़ में एक्स्ट्रा सेल करी ना, ये जो 20 रुपीज़ है एक्स्ट्रा का, ये हमारा है प्रॉफिट। अब है कोई चीज़ हमारी 100 रुपीज़ की थी, ठीक है, वो हमने सेल करी 80 रुपीज़ में। तो देखो 20 रुपीज़, यहाँ भी 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, पर ये जो 20 रुपीज़ है ये हमारा है लॉस। क्यों? क्योंकि हमारे पास कम की थी, ज़्यादा की थी और हमने कम में बेची। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस अगर हमारा ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमारा प्रॉफिट होगा, नहीं, वो हमारा होगा लॉस। और प्रॉफिट में हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमारा होगा प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। एक दुकान पर आपका बिल 577.8 रुपीज़ है, यानी कि 570 रुपये 80 पैसे है। दुकानदार 15% बट्टा भी प्रदान करता है। आप भुगतान की जाने वाली राशि का आकलन कैसे करेंगे? 50% क्या प्रदान करता है वो? डिस्काउंट हमें बताता है 50%, ठीक है। अब देखो इसमें पार्ट दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, बिल को 577.80 को निकटतम दहाई में पूर्णतः कीजिए, अर्थात कितना। अब देखो जब मैंने नॉर्मली हमने बेसिक में पढ़ा है कि जब भी यहाँ पर जो डिजिट है अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम उसे क्या कर देते हैं, इस वाली संख्या में क्या प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 578। पर अब इसको पूरा ही राउंड ऑफ करना है तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 580। क्या हो जाएगा ये हमारा 580, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसका 10% ज्ञात कीजिए। अब देखो 580 का 10% कह रहे हैं ना, तो 580 का की जगह आगे मल्टीप्लाई, 10 की जगह 10 और परसेंटेज हटा के हम लगा देते हैं 100। तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, तो हमारा आ गया 58 रुपीज़। इसका आधा लीजिए। आधा कैसे लेंगे? 58 रुपीज़ हमारे पास है, इसका आधा करना है, यानी कि 1/2। आधे का मतलब 1/2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 और 2 9 18, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 29। अब देखो पार्ट 4 हमें दिया हुआ है, पार्ट 2 और पार्ट 3 की राशियों को जोड़िए। जोड़ने पर 87 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 87। इसलिए आप अपने बिल की राशि को 87 रुपीज़ अथवा 85 रुपीज़ कम कर सकते हैं। इस प्रकार बिल की राशि का सन्निकट मान 495 होगा। तो अब देखो यहाँ क्या है, 87 आया ना, तो 87 हमारा आया। तो 87 में हम क्या कर सकते हैं, इसलिए आप बिल की राशि को 87 या 85 क्यों बोले? क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 रुपीज़ ज़्यादा लिए थे। इस प्रकार बिल की राशि का सन्निकट मान 495 होगा। कैसे होगा? 580 रुपीज़ था, उसमें से हमने 85 कम कर दिया। कम करो यहाँ पर 85, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 7, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ रह गया 4, तो 495 उसका मान होगा। खरीदार और खरीद और बिक्री से संबंधित मूल्य। अब क्या आएगा? विद्यालय मेले में एक भाग्यशाली डिप स्टॉक लगाने जा रही हूँ। डिप यानी कि कूपन स्टॉल लगाने जा रही हूँ। एक भाग्यशाली डिप के लिए 10 रुपये वसूलूंगी, लेकिन मैं देने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीदूंगी जिनकी कीमत 5 रुपये है। इस प्रकार आप 100% लाभ कमा रही हैं। कैसे? हमने लिया 5 रुपये की वस्तु हम दे रहे हैं और वसूल कितने कर रहे हैं? वसूल कर रहे हैं हम 10 रुपीज़, ठीक है। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं? प्लस 5 रुपये। कितने रुपए की वस्तु पे? 5 रुपये। तो 5 पे 5 रुपये का परसेंटेज अगर हम निकालें तो वो आएगा हमारा 100%, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, मैं इस उपहार को लपेटने के लिए 3 रुपये कागज़ और टेप पर खर्च करूँगी। अब ये जो गिफ्ट दे रही है उस पर वो 3 रुपये कागज़ और टेप पर खर्च करेगी, तो इस प्रकार मेरा खर्च 8 रुपये हुआ। जिस प्रकार मुझे 2 रुपये का लाभ मिलता है, अब उसे कितना लाभ मिला? अब तो वो 10 रुपये वसूल रही थी, अब उसका खर्च 8 रुपये है, तो उसे लाभ मिला 2 रुपये का। कितने रुपये पे लाभ मिला? 2 रुपये का। उसे जो लाभ मिला वो 8 रुपये में मिला, क्योंकि 8 रुपये की वस्तु दे रही है। 2 1 = 2, 2 4 = 8 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25%। तो हम कह सकते हैं 25%। कभी कभी जब एक वस्तु खरीदी जाती है
तो खरीदते समय अथवा बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन भी खर्च किया जाता है। यह खर्च क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ये खर्चे कभी कभी ऊपरी खर्चे कहलाते हैं ऊपरी खर्चे, एक्सटर्नल एक्सपेंसेस ये हमारे हैं। सॉरी, इनमें ऐसे खर्चे शामिल हो सकते हैं जैसे कि मरम्मत पर, श्रमिकों पर, ठीक है, परिवहन यानी कि ट्रैवलिंग पर खर्च की गई राशि इत्यादि, या रिफ्रेशमेंट भी पर भी हो सकते हैं खर्चे, ठीक है ना। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस भी हमारे हो सकते हैं। तो ये हो गए खरीद और बिक्री से संबंधित खर्चे। अब देखो बात आती है 8.41 में, हम क्या बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज हमारा खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, 2500 रुपीज़ का, ठीक है। ये फ्रीज इसने खरीदा, उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। तो रिपेयर पर कितने खर्च करे उसने, रिपेयर पर उसने खर्च करे 500 रुपीज़। अभी कह रहे हैं कि उसे 3300 में बेच दिया, तो इसका मतलब टोटल खर्चा कितना आया उसका, टोटल एक्सपेंस जो उसका हुआ वो उसका हुआ 3000, ठीक है। और उसे सेल कितने में कर दिया उनने उसे सेल कर दिया 3300 पे, सॉरी 1000 नहीं 100। उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो अब क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य में हम सब चीज़ें लेते हैं, 2500 प्लस 500 यानी कि 3000। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ऊपरी खर्चे जोड़े जाते हैं ना ऊपरी खर्चे। अब देखो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 3300 हमारा सेलिंग प्राइस है। जैसा कि विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो क्या हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अब देखो, जैसा कि जब मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था कि विक्रय मूल्य जो होता है हमारा, अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस हमारा कम है तो हमें होता है प्रॉफिट। और लॉस में क्या है, अगर सेलिंग प्राइस हमारा कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा तो होता है हमें लॉस। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है 3300 और कॉस्ट प्राइस हमारा कम है यानी कि 3000। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। अब बात आती है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे, 3300 में से 3000, तो 3000 रुपये का लाभ हुआ। इस प्रकार 3000 रुपये पर उसे 300 रुपये लाभ हुआ और 100 रुपये पर उसे कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। तो देखो 3000 रुपये पर कितना लाभ हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ, तो 100 रुपये पर कितना लाभ होगा। तो 100 के हिसाब से निकालने के लिए देखो 300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 3000, ठीक है। 3 0 से 2 0 और 1 0 कैंसिल, तो 3 10 से कितने होते हैं 30 डिवाइड बाय 3, 3 1 से 3, 3 10 से 30 यानी कि 10%। तो हम कह सकते हैं कि लाभ का जो हमारा फॉर्मूला निकला वो यहाँ पर बेसिकली बना लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100 जो होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए एग्जांपल नंबर 6, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो क्या था, 10 रुपीज़ प्रति बल्ब हमारा कॉस्ट प्राइस था। अब कितने बल्ब उसने खरीदे, 200 बल्ब। उसने 5 बल्ब खराब थे और उसे उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 200 बल्ब का क्रय मूल्य कितना है, 200 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 2000 रुपीज़। अब 5 बल्ब खराब थे इसलिए बचे हुए बल्बों की संख्या हो गई 200 माइनस 5 यानी कि 195 रुपीज़। अब देखो उसने जो बेचा है वो 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा है, तो उसकी मल्टीप्लाई हम 200 से तो करेंगे नहीं क्योंकि अब तो बल्ब रह गए 195। तो 195 की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2340 रुपीज़। ओके, कैसे, ये रहा 195, इसके 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, कैरी 6 आ गए, 12 9 जा 108 और 6, 108 और 6 होते हैं 114, 4 का 4 आ गया, 11 यहाँ आ गए, 12 1 जा 12, उसमें 11 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23। तो हमारा आया 2340 रुपीज़ के। अब देखो विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है तो हमें होता है लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो लाभ हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 2340 में से 2000 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 340 रुपीज़। अब देखो 2000 रुपये पर 340 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 2000 रुपये पर, 340 का। तो 100 रुपये पर कितना लाभ होगा, तो फिर से वही 2000 रुपये पर लाभ हुआ हमारा 340 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़ पर कितना लाभ हुआ, 100 मल्टीप्लाई 340 डिवाइड बाय 2000, है ना।
तो अब देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसको यहाँ से करेंगे, काटेंगे तो 17% हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास है, फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 की और फिर एग्जाम्पल नंबर 9 की। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, मीनू ने 2 पंखे 1200 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। यानी कि एक फ़ैन जो था, एक फ़ैन कितने का था हमारा, 1200 रुपीज़ का था। तो 2 फ़ैन हमारे कितने के हो गए, 1200 मल्टीप्लाइड 2, तो वो हो गए हमारे 2400 के, ठीक है ना, 2400 रुपीज़ के हो गए। अब देखो एक पंखे को 5% हानि से और दूसरे पंखे को 10% लाभ से बेचा जाता है। अब जो है वो 1200 वाले जो पंखे हैं, एक को बेच रही है 5% हानि से और दूसरा 1200 वाला जो है उसको वो बेच रही है 10% लाभ से वो बेच रही है। अब हम कहेंगे कि कुल लाभ और हानि भी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है, 1200 रुपये। एक पंखा 5% हानि से बेचा जाता है, तो हम कह सकते हैं इसका अर्थ है कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 95 है। तो जब क्रय मूल्य 1200 रुपये है तब विक्रय मूल्य कितना होगा, 95/100 इंटू 1200 यानी कि 1140 रुपये। दूसरा पंखा 10% लाभ से बेचा गया, तो इसका अर्थ है कि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य होगा 110 रुपये। और इसलिए जब क्रय मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य होगा हमारा, इनको सॉल्व करेंगे तो 1320 रुपये, ठीक है। कुल मिलाकर लाभ या हानि हमें ज्ञात करनी है, तो यह जानने के लिए कुल मिलाकर लाभ हुआ या हानि हुई, हम संयुक्त क्रय मूल्य और संयुक्त विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो कंबाइन कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 का, ये तो 1200 के थे यानी 2400, और विक्रय मूल्य क्या था, एक का था 1140 रुपये और एक का था 1320 रुपये। इनको हमने प्लस करा तो 2460 हमारा आ गया। तो अब देखो सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब हमें 60 रुपये का लाभ हुआ। अब देखो वैट क्या होता है हमारा, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि बिक्री कर। अब यहाँ पे क्रम संख्या दे रखी है, वस्तु मात्रा में बिल राशि प्लस बिक्री कर 5% है और ये दर है और ये है हमारी राशि। ST का अर्थ होता है सेल टैक्स यानी कि S फॉर सेल, T फॉर टैक्स अर्थात बिक्री कर। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें इसे भुगतान करना पड़ता है। किसी वस्तु को बिक्री पर यानी कि जब सेल करती है तो उस पर एक कर लगाती है, सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है, इसलिए हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। आजकल वस्तु के मूल्य में यह कर वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से लगता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करेंगे। किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स यानी कि पहियों पर घूमने वाला जूता का मूल्य 450 रुपीज़ था। वस्तु पर बिक्री कर की दर 5% थी। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। 100 रुपये पर जो भुगतान था वो कितना था, 5 रुपये, तो 450 रुपये भुगतान किए जाने पर कर होगा 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 450। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22.5 रुपीज़। तो अब बिल की देय राशि क्या होगी, क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर। क्रय मूल्य क्या है 440, बिक्री कर क्या है 22.5 रुपीज़। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 472.5 रुपीज़ बिल की देय राशि। अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 9 की। अभी कह रहा है वैट वहीदा ने कूलर 10% कर सहित 3300 में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या था। अब देखो मूल्य में वैट भी शामिल है, अतः 10% वैट का अर्थ है यदि वैट का रहित मूल्य 100 रुपये था तो वैट सहित मूल्य होगा 110 रुपये। अब यदि वैट सहित मूल्य 110 रुपये है तो वास्तविक मूल्य 100 रुपये है। अब वैट सहित मूल्य 3300 रुपये है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा 100 डिवाइड बाय 110 इंटू 3300। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो 11 3 जा 33, 3 और 0 तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3000 रुपीज़। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। हमने सीखा एक तो वैट के बारे में। वैट क्या होता है हमारा, वैट हमारा होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और ST क्या होता है हमारा, ST हमारा होता है सेल टैक्स। एक हमने क्या सीखा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। एक हमने सीखा प्रॉफिट का पता कैसे चलता है कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस हमारा कम है। लॉस का कैसे पता चलता है कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा कम है। लॉस परसेंटेज भी ऐसे निकाली जाती है, लॉस अपॉन CP इंटू 100 करके ही हमारी लॉस परसेंटेज निकाली जाती है। और मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है।
ठीक है। और मार्क डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है अपॉन 100 करके। तो ऐसे हमारा क्या कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट। तो इस तरीके से मार्क में से डिस्काउंट लेस करा सेलिंग प्राइस। हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कैसे आएगा, मार्क में से डिस्काउंट लेस करके। और मार्क प्राइस की बात करें तो वो कैसे आएगा, वो आएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट अगर हम कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।